एडियो डॉट इनसाइट के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं बलबन की रक्त और लौह की नीति के बारे में, यानी कि पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन ऑफ बलबन। दिल्ली के सुल्तान बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इस नीति के तहत दुश्मनों के प्रति क्रूरता, कठोरता, तलवारों का इस्तेमाल और खून बहाने जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। इस नीति का मकसद सल्तनत की सुरक्षा करना और दुश्मनों पर नजर रखना था। बलबन ने इस नीति को लागू करने के लिए बहुत ही जोश और ऊर्जा दिखाई थी। बलबन के रक्त और लौह की नीति के बारे में कुछ खास बातें। बलबन ने मेवातियों, राजपूत जमींदारों और गंगा, जमुना, दोआब और अवध के डकैतों से निपटने के लिए खासकर ये नीति अपनाई थी। बलबन ने दोआब और कटियार, आधुनिक रोहिलखंड के इलाकों में जंगलों को साफ करवाया था। बलबन ने विद्रोही ग्रामीणों को नष्ट करवा दिया था। बलबन ने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया था। इस नीति के तहत बलबन ने अपने विरोधियों और विद्रोहियों की हत्या करवा दी थी। बलबन ने अपने विरोधियों और विद्रोहियों के परिवारों को गुमनाम करवा दिया था। बलबन ने लोगों को प्रभावित करने और उन्हें डराने के लिए एक शानदार दरबार बनाए रखा था। इस नीति के बारे में अगर हम बात करें तो बलबन की लौह एवं रक्त नीति के अंतर्गत वो अपने विरोधियों और विद्रोहियों की हत्या कर देता था और उनके बीवी बच्चों को गुलाम बना देता था। बलबन, जिसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, वो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। उसने 1240 से 1287 की अवधि के बीच राज्य किया था। इस तरह से बलबन के कठोर व्यवहार और शासन करने की नीति के चलते उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसा शासक था जिसके सामने बोलने की हिम्मत उसके दरबारियों की भी नहीं होती थी। हमारे देश में अलग अलग समय में कई ताकतवर शासक हुए हैं। ऐसा ही एक शासक मध्यकाल में हुआ जिसका नाम बलबन था, जो कभी दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश का गुलाम रहा था। बलबन के कठोर व्यवहार और शासन करने की नीति के चलते उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसा शासक था जिसके सामने बोलने की हिम्मत उसके दरबारियों को भी नहीं होती थी। अपने इस आर्टिकल के अंक के जरिए आज हम आपको बताएंगे बलबन के बारे में कुछ खास बातें। तो पहली खास बात यह है कि सुल्तान इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। बलबन दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश ने इसे 1233 में ग्वालियर विजय के बाद दिल्ली में खरीदा था। इल्तुतमिश ने इसे अपनी 40 विश्वास पात्रों के चालीसा दल में शामिल किया था। बाद में इसी चालीसा का दमन करके बलबन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की गद्दी पर बैठ गया। दरबार आने वाले को घुटने पर बैठकर चूमने होते थे पैर। बलबन ने दरबार में खास तौर तरीके बनाए थे जो पुराने ईरानी शासकों की प्रथाओं से मिलते जुलते थे। उसने सुल्तान को सबसे ताकतवर दिखाने के लिए दरबार में नियम बनाया था कि जो भी वहां आएगा उसे घुटनों पर बैठकर और सिर झुकाकर सुल्तान के कदम चूमने होंगे। इस प्रथा को सिजदा और पैबोस कहा जाता था। सुल्तान के वैभव को स्थापित किया। बलबन ने सुल्तान को पद ताकतवर बनाने के लिए, उसके वैभव को स्थापित करने के लिए अलग अलग काम किए। बलबन जितनी लंबी दाढ़ी रखता था उतना ही ऊंचा मुकुट पहनता था। इससे वो डरावना लगता था और उसे देखने वाले उससे भयभीत होते थे। उसने अपने दरबार को ईरानी दरबार की तर्ज पर बनाया और उसी तरह के कई नियम चलाए। बेहद क्रूर और गंभीर था बलबन। अधिक उम्र में शासन सत्ता मिलने के बाद भी वो बहुत ही ताकतवर था। उसकी नजरें हमेशा बहुत सशंकित रहती थी। वो खुद भी अपने चालीसा दल के साथियों की हत्या करके सत्ता में आया था, इसलिए वो अपने शासन को बनाए रखने के लिए क्रूरता की हदें भी पार कर देता था। एक बार उसके समय में 1279 में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने विद्रोह किया और खुद के नाम से सिक्के चलाए। गुस्से में बलबन ने वहां जाकर उस विद्रोह को न सिर्फ दबाया बल्कि कहा जाता है कि उसने मारे गए लोगों को सड़कों के किनारे खंभों से लटकाया और उनके सिर में कीलें ठुकवाई थी, जिससे लोगों में उसके नाम का खौफ फैल जाए और कोई विद्रोह करने की हिम्मत न जुटा पाए। शासन करने की उसकी आक्रामक नीति को रक्त और लौह की नीति इसीलिए कहा जाता है। 20 साल तक किया था शासन।
बलबन ने 20 साल तक सुल्तान की हैसियत से शासन किया था। उसने 1265 ईस्वी में पद संभाला और अपने अंतिम समय में वो 1286 ईस्वी तक सुल्तान रहा। इससे पहले 20 सालों तक उसने वजीर की हैसियत से काम किया था। हालांकि इस दौरान अप्रत्यक्ष तौर पर सत्ता वही चलाता रहा था। edu.insight के आज के अंक में बस इतना ही। भारत के इतिहास से जुड़ी इसी तरह की छोटी छोटी और बड़ी जानकारियों को पाने के लिए आप जुड़े रहिए edu.insight के साथ। धन्यवाद।